नमस्कार, मैं खुशी पटनिया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 की खास पेशकश आरोग्य मंत्र। आज हमारे साथ शिव शंकर आयुर्वेदिक के डायरेक्टर मिस्टर अतुल तेलरांडे ये मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे। पोल्यूशन के कारण हम लोग आए दिन देखते हैं कि बीमारियां जो है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में अस्थमा का जो नाम है, अस्थमा बीमारी जो है वो हमें छोटे छोटे बच्चों में 6 साल की उम्र के बच्चों में भी अस्थमा बीमारी दिखाई दे रही है। तो आज अस्थमा बीमारी पहली बात तो है क्या, इस बारे में आज हम बात करेंगे शिव शंकर आयुर्वेदिक के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल से और जानेंगे कि पहले तो अस्थमा होता क्या है। जैसे कि आपने पूछा अस्थमा होता क्या है, तो अस्थमा आयुर्वेद की भाषा में उसको हम लोग श्वास रोग कहते हैं या सादी भाषा में उसको दमा कहते हैं। अब जैसे आपको वर्ड समझ में आ रहा है श्वास रोग, ओके, हम ट्रांसलेट कर लेते हैं अस्थमा को श्वास पे। श्वास का मतलब है सांस की बीमारी, सिंपल। श्वास का मतलब होता है सांस लेना अंदर और अंदर से सांस बाहर आना, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में कैसा, रेस्पिरेशन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, श्वास अंदर लेना और सांस बाहर आना। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। जब से बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, वो सांस लेना शुरू करता है। सबसे पहला उसका फर्स्ट फ्राई जो होता है वो पहली सांस होती है जब वो लेता है। तो वो सांस अंदर जाना, लंग्स में जाना, लंग्स के छोटे छोटे ब्रोंकोसिस में जाना, ब्रोंकोसिस से बाद में वो अल्वियोलर, छोटा सा अल्वियोल यानी गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसा अपना ऑर्गन होता है अंदर लंग्स के अंदर, जहाँ पे वो हवा जाके आपके ब्लड के साथ इंटरैक्ट होके ऑक्सीजन बाहर का ब्लड में जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो बाहर आती है। तो जब आप सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन मिलती है आपको, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर आता है। इसे हम लोग सांस लेना और छोड़ना यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है, इन एयरवेज के थ्रू हो रही है। अब जब भी इस प्रोसेस में अवरोध आए या सांस लेने में तकलीफ आ जाए तब हम उसको अस्थमा से कोरिलेट कर सकते हैं। तो अस्थमा या श्वास रोग यानी क्या, सांस लेने में तकलीफ होना, उसका पहला लक्षण। जब भी आपका ये एयरवे किसी भी कारण से, चाहे उसमें स्वेलिंग आ जाए, चाहे उसमें एयरवे छोटा हो जाए, श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, जिस कारण से बाहर की हवा अंदर न जाए और आपको ऑक्सीजन ना मिले या मिलने में तकलीफ हो, इस क्रॉनिक कंडीशन या क्रॉनिक डिजीज को हम अस्थमा या दमा या संस्कृत में श्वास रोग कहते हैं। इसमें कई सारे प्रकार भी हैं, तो क्या क्या प्रकार है अस्थमा में? हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप अस्थमा के या श्वास रोग के प्रकार देखोगे तो संतमक, प्रतमक ऐसे 2 प्रकार माने गए हैं। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अस्थमा एलर्जिक होता है और क्रॉनिक होता है और एक्यूट होता है। ओके, तो क्रॉनिक एक्यूट है, उसके 2 टाइप्स, उसकी सीवियरिटी के हिसाब से की जा सकता है। क्रॉनिक यानी क्या, बहुत दिनों से चल रहा है, आता है, अटैक जाता है, और एक्यूट यानी अभी तुरंत उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड ही नीड्स इमीडिएट अटेंशन। तो आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट्स की बात करें तो क्या है इसके ट्रीटमेंट्स? देखिए, जैसे कि हमने अभी अस्थमा की पैथोलॉजी को समझा। अस्थमा में क्या हो रहा है, बाहर से हवा अंदर जा रही है तो जाने में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, आपकी जो एयरवे है यानी श्वास प्रणाली है उसका छोटा हो जाना या उसके अंदर स्वेलिंग आ जाना, जिसके कारण हवा को अंदर जाने और बाहर आने में तकलीफ हो रही है। सो दैट हमको ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। मॉडर्न मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट की जाती है, स्टीरॉइड्स एंड ब्रोंकोडायलेटर्स दी जाते हैं, जिससे कि एयरवे खुल जाता है और उसकी स्वेलिंग कम हो जाती है। आयुर्वेदा में क्या करते हैं हम लोग, अस्थमा का जो कारण है वो वात कफज रोग है या व्याधि, उसमें दोष प्रदान होता है, प्राणवायु दूषित हो जाता है, कफ से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वात को ट्रीट करेंगे और कफ को ट्रीट करेंगे। तो हम ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने वाली मेडिसिन देंगे जो ऑटोमेटिकली वही काम करेगी कि अंदर का स्वेलिंग कम करेगी, और वो स्वेलिंग आता है और वो जो श्रिंकेज हुआ है यानी
सिकुड़ना हुआ है उसको डायलेट करेंगी, और ये बारंबार जो स्वेलिंग आती है और ये सिकुड़ता है एयरवे, उसके कारण जो है खासकर एलर्जी, उसको रेजिस्ट करने की ताकत बॉडी को देंगे, यानी एयरवे को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसके कारण बार बार एटमॉस्फेरिक चेंजेस होने से एयरवे सिकुड़ेगा नहीं, एलर्जी से सिकुड़ेगा नहीं, और उसको एस्थमेटिक अटैक नहीं आएगा। तो ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन, हम लोग श्वास निवारण कल्प करके एक मेडिसिन यूज करते हैं, कफ तुलसी स्ट्रॉन्ग लंग्स केयर कैप्सूल, श्वासी फोर्ट, रेस्पी स्कैन, ऐसी अलग अलग मेडिसिन के अलावा डाइजेशन, खासकर देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, कोई भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को सीओपीडी या सीओएडी कहा जाता है, उसमें डाइजेशन होना प्रॉपर जरूरी, क्योंकि एस्थमा में जो दोष है कफ दोष वो पेट से निकलता है, स्टमक से निकलता है, और स्टमक में डाइजेशन प्रॉपर हो गया तो कफ दोष विकृत नहीं बनेगा। डाइजेशन और लैक्सेशन, अगर पेट ठीक से साफ हो गया, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को ज्यादा है उन लोगों को एस्थमेटिक अटैक्स पक्का आते हैं। सो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन रिलीव कीजिए, एस्थमेटिक अटैक्स कम हो जाते हुए हमने देखे हैं। तो वन ऑफ द ट्रीटमेंट, इसके अलावा आपको जीआई सिस्टम का कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव करना पड़ेगा। सो ये ट्रीटमेंट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है। कोरोना में हम लोगों ने देखा था कि जो सांस की प्रॉब्लम हो रही थी वो कोरोना के टाइम पे बहुत हमें देखी गई, तो उससे क्या संबंध है अस्थमा का? जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। कोविड ने हमको बहुत सारी गिफ्ट्स दी, डिजीजेस। कोविड ने हमारा क्या क्या नहीं किया, तो देयर इज पूरा काया पलट है। कोविड, प्री कोविड लाइफ और पोस्ट कोविड लाइफ बहुत ही डिफरेंट है, और कोविड का अटैक सीधा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हुआ है, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड सिस्टम वही है। इसके अलावा भी बाकी सिस्टम भी अफेक्ट हुई है कोविड से। अब कोविड के कारण लंग्स क्या हो गए हैं, वीक हो गए, बहुत से लोगों के लंग्स वीक हो गए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ी सी वीक हो गई लोगों की। तो एस्थमेटिक पेशेंट को कोविड होने की संभावना ज्यादा थी और उनके डेथ के चांसेस ज्यादा थे, कैजुअलिटी के चांसेस ज्यादा थे। अब कोविड के कारण बहुत से लोगों को लंग्स वीक हो गए हैं, वो एलर्जिक हो गए हैं, उन लोगों को एस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोविड का एस्थमा से संबंध ऐसा है। और अगर हम बात करें अस्थमा की, तो उसमें क्या एक्सरसाइज और क्या डाइट प्लान हमें लेना चाहिए? जी, एस्थमा में डाइट प्लान क्या होना चाहिए? कफ और वातज दोष ना हो, एलर्जिक चीजें ना हो, रात के समय दही बेसन की चीजें ना खाएं, तली हुई चीजें ना खाएं, इमली जैसी चीजें ना खाएं, सो जिससे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इश्यूज होते हैं। पोल्यूशन जैसे आपने बात की, तो वो ऐसे पोल्यूटेड एयर में या खदान में रहने वाले, काम करने वाले लोग, वो लोग थोड़ा सा मास्क वगैरह, पोल्यूशन मास्क यूज करें। उसके अलावा डाइटरी पैटर्न हो गया। अब लाइफस्टाइल की बात अगर हम करते कि क्या चीज ना करें, तो पोल्यूशन से सबसे पहले बचना है। और एक्सरसाइज में अगर आप पूछती है तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी होती है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको आप प्राणायाम के नाम से जानते हैं। प्राणायाम के अलग अलग प्रकार, भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति, वो सारी चीजें। या नेति, आपने नेति सुना होगा ना, जल नेति, सूत्र नेति, ये दो प्रकार की नेति होती है। ये शुद्धि प्रक्रिया है अपनी इसकी योग की, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं। रूटीन में आप एक पिंपली सुनी होगी आपने, लेडी पिंपली, जो लंबी कलर की होती है, उसकी पाउडर शहद में चटाए तो भी रेगुलर बेसिस में आपका लंग्स स्ट्रांग हो जाता है। हमारे पास लंग्स केयर करके एक सिरप, जो रेगुलर बेस पे लेने से लंग्स स्ट्रांग हो जाती है। तो रूटीन पैटर्न में एक्सरसाइज, डाइट और ये कुछ मेडिकेशन आपके लंग को काफी स्ट्रांग बना के रखता है। जैसे ये एलर्जिक, एस्थमेटिक या सीओपीडी जैसे डिसऑर्डर्स अगर है आपको तो कम हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, या फिर इन लोगों से इससे होने वाली तकलीफ कम, प्रोबेबिलिटी आगे होने की कम हो जाएगी। जैसे हमने बात की कोविड की, तो कोविड से चीजें होने की संभावना बढ़ चुकी है, इसको हमको प्रिवेंट करने के लिए ये चीजें करनी होगी, एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिसिन। जैसे आपने सीओपीडी बताया, तो सीओपीडी में भी हम देखते हैं कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो सीओपीडी में और क्या क्या हमें चीजें देखने मिलती है? देखिए, सीओपीडी का फुल फॉर्म भी हमने देखा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रॉनिक यानी पुराना, बहुत लंबे समय से चल रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है, अटैक्स आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसी का टाइप हमने एक एस्थमा देखा, उसी में से एक डिजीज है। उसके अलावा बहुत सारे और एलर्जिक, ब्रोंकिएक्टाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ऐसे डिजीज होते रहते हैं। तो सीओपीडी और एस्थमा में, जैसे मैं एस्थमा का डिस्कशन किया, तो दैट विल आल्सो प्रिवेंट सीओपीडी। तो एस्थमा की सारी प्रिकॉशंस, डाइटरी, what you call exercises and medicines will also help you prevent COPD. और
इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी से कोई इसका संबंध है? डेफिनेटली मैम, हर डिजीज हैज इम्यूनिटी का मतलब ही क्या होता है, रोग प्रतिकारक क्षमता, यानी कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में पनप न पाए, तैयार न हो या आपकी बॉडी में और न बढ़ जाए, उसको रेजिस्ट करने की आपकी जो इनर पावर है, तो इनर पावर में उसको रोग प्रतिकारक क्षमता, उसमें 3 टाइप होते हैं, दोष साम्य, धातु बल, ऐसे 2 प्रकार से हम इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। यानी आपकी बॉडी का होमियोस्टेसिस अगर मेंटेन है तो इम्यूनिटी आपकी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको कोई भी डिजीज इजीली होगा नहीं, वो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन द बॉडी इज अ कॉज ऑफ डिजीज। अगर बॉडी से वेस्ट निकलते ही जाते हैं, एक्यूमुलेट नहीं होते, तो हाउ यू विल गेट डिजीज। तो डिजीजेस को अवॉइड या प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेश योर बॉडी डेली और मेंटेन योर इम्यूनिटी। अभी जैसे कोरोना फिर से हमें आया हुआ दिखाई दे रहा है कि कोरोना के पेशेंट्स फिर से बढ़ रहे हैं, तो अस्थमा के लिए हमें क्या सुविधाएं, हमको क्या अपने आप को ये रखने के, सेफ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे कि कोविड पहले अभी रेज हुआ है, लेकिन इतना नहीं फैल पाया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी है, और हम लोगों ने कोविड को अच्छे से परास्त कर दिया, हरा दिया है। अब आप प्रिकॉशंस की बात करते हो तो हम लोग उसमें डाइटरी, अभी हमने बात की कि डाइट शुड बी हेल्दी सो एज टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। पहले से वही बोला जा रहा है कि इम्यूनिटी को बिल्ड कीजिए, उसके लिए फिर एक्सरसाइजेस, वो भी सो एज टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। और खासकर हमने अपने लंग्स की इम्यूनिटी की बात की। तीसरी चीज मेडिकेशन में आप इम्यूनिटी मेंटेन करो। अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो जैसे मैंने आपको श्वास निवारण, लंग्स केयर, ये सिरप्स बताए, कप तुलसी स्ट्रॉन्ग, ये सिरप बताया, शवासी को रेस्ट स्कैन, ऐसी टैबलेट्स आपको बताइए। ये रेगुलर बेस पे अगर आप लेते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया लेंडिब्यूबिन, उसकी पाउडर अगर आप चाटन करते हैं शहद, या फिर उसको दूध में उबाल के पीते हैं, तो ये भी आपकी डिजीज को प्रिवेंट करने में, आपकी इनर इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। और आपकी लाइफस्टाइल को मॉडर्नाइज कीजिए यानी मॉडिफाई कीजिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कीजिए, तो आपकी डिजीज रेजिस्टेंस इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और इस काइंड की चीजें आपको बार बार तकलीफ नहीं। और जैसे आजकल की यूथ जनरेशन में हम लोगों ने देखा है कि जो यूथ है वो बहुत नशों में है, तो स्मोकिंग के कारण भी क्या हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, स्मोकिंग कहाँ जाता है, सीधे सीधे लंग्स में जाता है। आयुर्वेद में धूम्रपान विधि बताया, वो एज अ ट्रीटमेंट किया जाता था, बट उसके नियम, अब उसको धूम्रपान बना दिया लोगों ने, यानी अब्यूज किया। तो इट इज अब्यूज, इट इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल टू योर बॉडी स्मोकिंग। सो दैट मीन्स स्मोकिंग, आप स्मोक करोगे, अंदर जाएगा, लंग्स को खराब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिपॉजिट होगा, कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे आपके लंग्स को अंदर से। वो स्मोकर्स कफ आपने सुना होगा ना बाद में, COPD कॉज करने में, अस्थमा कॉज करने में स्मोकिंग विल डेफिनेटली हेल्प द डिजीज टू ग्रो। इसलिए स्मोकिंग इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू। स्मोकिंग करना ऐसे भी आजकल फैशन रहा नहीं है, लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं, इसीलिए नहीं मानते क्योंकि इट इज नॉट हेल्दी। क्या लास्ट मैसेज आप हमारी जनता को देना चाहेंगे? देखिए, न्यू जनरेशन की बात अभी भी आपने की है, न्यू जनरेशन से आगे भी आखिर तक की हर एज की जनता, जैसे आपने बच्चों की भी बात की, बच्चों में भी आजकल एलर्जिक कफ, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक अस्थमा बहुत ज्यादा हो गया बच्चों में, जिसको बाढ़ कफ बोला जाता है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस और कुछ मेडिसिन ये आप ले। बैड हैबिट्स, खासकर जंक फूड या फिर हुक्का पार्लर जैसे आजकल फैशन आ रही है, नए यंगर जनरेशन में, चलो स्मोकिंग तो कुछ लोग ही करते हैं, लेकिन हुक्का पार्लर में आजकल जाना फैशन माना जा रहा है। सो ये जो भी चीज आप नाक में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में पुश कर रहे हैं बाहर से अननेसेसरीली, दैट मे कॉज हार्म टू योर लंग्स एंड दैट मे कॉज दिस काइंड ऑफ डिजीज दैट वी डिस्कस। तो जनरेशन, नई जनरेशन और सभी को यही कहना है कि प्राणायाम करो ना, कीप योर लंग्स हेल्दी एंड बी हेल्दी। लंग्स आर वेरी, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा, हम 5 मिनट भी ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। इधर नाक दबा दो, मुंह दबा दो, तड़पना शुरू हो जाता है आदमी। खाना नहीं 8 दिन खाया तो चल जाएगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन, जिसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। सो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी हेल्थ का आपको ख्याल रखना चाहिए, सो दैट आपकी लाइफ बड़ी जॉयफुल। आज हम लोगों ने शिव शंकर आयुर्वेदिक के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल टीलरांडे से बात की और इनसे हम लोगों ने जाना कि जो अस्थमा बीमारी है, इसको कम कैसे किया जाए, इसकी ट्रीटमेंट्स क्या है। तो सबसे बेस्ट थेरेपी जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसी थेरेपी है जो आपकी कोई भी बीमारी को झट से हल कर सकती है। लंग्स की जो ब्रीदिंग मेन एक्सरसाइज होती है वो अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसी बनी रही है महाराष्ट्र TV 24
के साथ कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशबू परिहारी। सतहत्तर वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।